तुम बताओ, पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण में क्या होता है? वो तो आंशिक चंद्रग्रहण हो गया। पेनुम्ब्रल, हाँ, छाया के बाद वाले हिस्से में, यानी पेनुम्ब्रा वाले हिस्से में जब होगा तब। तुम बताओ जी, अरे लड़का, ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून पहली बार सुन रहा है? पूर्ण सूर्य ग्रहण को ब्लड मून कहते हैं। अब क्या किया जाए बताओ? अगर मून है तो इसमें सूर्य का कहाँ चर्चा कर रहा है तुम? पूर्ण चंद्र ग्रहण। आज अक्षांश और देशांतर शुरू होगा ना? ठीक है, चलो। तो पहला है देशांतर। अच्छा, अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ जान रहे हो? क्या जान रहे हो? हाँ, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखो, यही है दुनिया। ठीक है, इसी पर हम लोग अवस्थित हैं। अब सबसे पहले तो लोग यही नहीं जानता था, एक गपशप, यही नहीं जानता था कि ये जो दुनिया है ये गोल है। पहले क्या मानते थे हम लोग? ये चौड़ा है। क्या मानते थे? पृथ्वी चौड़ा है, क्योंकि हमको दिखता कैसा है? चौड़ा, गोल थोड़ी ना दिखता है। अभी चल के ये सब पे भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो बाद में पता चला कि पृथ्वी चौड़ा नहीं है बल्कि गोल है। अब गोल तो है ये, ठीक है, फिर और इस पर धीरे धीरे रिसर्च होने लगा। ठीक है, और भी लोग आए और सब इस गोलाकार चीज में देखा हम लोग कहाँ हैं। ऑब्वियस है ना, पहला वह इंसान जिसने पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था वो कौन है? मैगलन। ठीक है, मैगलन वो प्रथम इंसान था जिसने पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने ये जानने का प्रयास किया आखिर हम हैं कहाँ, और हमसे अगर कोई दूसरा आदमी है तो वो कितने दूर पर है, कहाँ है, नहीं है। इसी को लेकर एक चर्चा चला मैप बनाने का। किसका? मैप बनाने का। जब सबसे अधिक जरूरत कहाँ पड़ता है मैप का, या कहाँ पड़ता था मैप का? तो जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, जमीन से जमीन जब यात्रा करते हैं तो आसपास देखते हुए चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पानी में चलते हैं तो पानी में पता ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। इसी के लिए सबसे पहले मैप और कंपास का जरूरत पड़ा। कंपास जानते हो क्या होता है? कंपास क्या होता है? कभी देखे हो? हाँ, एक देखोगे शीशा कैसा बना रहेगा, उसमें मैग्नेट रहता है जो कि नॉर्थ और साउथ हमेशा शो करते रहता है। ठीक है, हमेशा उसका जो पॉइंट होगा वो नॉर्थ की तरफ दिखेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो शुरुआत किए हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब यही पॉइंटर हम लोग मैप पर रखते हैं और ये पता करते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है। अब हमेशा उत्तर में ही तो नहीं जाना है, तो किस दिशा में जाना है उसी से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालकर क्या बोलते हो, मैप पर डिसाइड करते हैं कि इस क्षेत्र में जाना है। अब तो चलो बहुत एडवांस हमारे पास सिस्टम आ चुके हैं, लाइव लोकेशन, लाइव ग्रिडिंग, सब चीज हम लोग करते हैं। लेकिन शुरुआत में सोचो कितना दिक्कत रहा होगा। इस पूरे ग्लोब पर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे जाया जाए? ठीक है, इसी के लिए सबसे पहले जाने का तो चलो ठीक है, मैप बना दिया, हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, पर कौन सा स्थान कहाँ है इसको लोकेट करना संभव नहीं था। कैसे बताएगा ये स्थान यहाँ है, ये स्थान यहाँ है? इसी के लिए एक विचार आया, हम लोग ऐसा करते हैं, ये पूरे गोलाई पर एक काल्पनिक रेखा एक ऐसे ऐसे खींच देते हैं और एक ऐसे ऐसे खींच देते हैं। तो ये जो पड़ी रेखाएं हैं, ये मेरे उंगली की दिशा में ये पड़ी रेखाएं, इसी को कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और ये जो खड़ी रेखा है ये इस तरह से, इसको कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है, और अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको लैटिट्यूड कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइंस है इसको लॉन्गिट्यूड। क्या ये पृथ्वी पर लाइन तुमको कहीं दिखेगा? तो आंसर है नहीं, ये हम लोग काल्पनिक रेखा खींचे। हाँ, ये भले है कि हम लोग लोकेट करने के लिए बीच बीच में पॉइंट भले किए हैं। तो तुम देखोगे कहीं से जाओगे, जैसे रांची जाओगे तो वहां पे बगल में तुमको मिलेगा कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। इस तरह से बहुत सारे जगह पे पॉइंटर तुमको मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं कि हम लोग लाइन फीता लेकर लाइन खींचे हैं। ये काल्पनिक रेखा है और इसी के आधार पे हम लोग अपना लोकेशन डिसाइड करते हैं। अब जैसे मान लो कहीं पे भी इंडिया को जैसे हम लोग दिखे, कहाँ गया इंडिया जी? है कि चला गया? यहाँ है। ठीक है, ये है इंडिया। ठीक है, अब इस ग्लोब पर सबसे पहले दो भागों में इसको बांटा गया। ये एक पट्टी दिख रहा है, ये ब्लैक पट्टी, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा खड़ी है कि पड़ी है?
पड़ी है। इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूड होगा कि लेटीट्यूड होगा? लेटीट्यूड, मतलब अक्षांश रेखा है। अभी आगे चल के सब पढ़ेंगे। तो ये अक्षांश रेखा जो खींचा गया इसका नाम है 0 डिग्री। क्या नाम है? 0 डिग्री। इसको इक्वेटर कहते हैं, मतलब यहीं से हम लोग शुरू किए हैं। तो इसको हम लोग 0 मान लिए और 0 से ऊपर वाले को कह दिए उत्तरी गोलार्ध। क्या कह दिए? उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे वाले कह दिए दक्षिणी गोलार्ध। अब ये तो पता चल गया कि हम कहाँ अवस्थित हैं। अगर कोई पहले तो कुछ नहीं पता था कहाँ है पृथ्वी पर, लेकिन अब अगर तुम देखोगे इंडिया में अगर कोई है तो वो बोलेगा हम उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर एक लाइन खींचा गया, कौन सा? पड़ी रेखा, ये सॉरी खड़ी रेखा। कौन सा? खड़ी रेखा। ये यहां से यहां तक, ठीक है, जिसको क्या कहे? देशांतर। अब इंडिया जो है, अब इसको हम लोग बता सकते हैं कि हम कहाँ अवस्थित हैं। देखो यहां से यहां तक जो आएगा इसको बोलेंगे, इस लाइन को अक्षांश रेखा, और इस वाले को भी अक्षांश रेखा, और इस दोनों को क्या बोल देंगे? देशांतर रेखा। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि इंडिया का पोजीशन एक्चुअल मैप पर कहाँ है। समझ में आया? और इसी के लिए इन रेखाओं का जरूरत भी पड़ा, ताकि हम अपने स्थान को या अपने पोजीशन को जान सके कि हम कहाँ हैं। ठीक है। अब लेकिन सोचो कि सबसे पहला वो इंसान कौन रहा होगा जिसने ये विचार दिया होगा। ये आज का विचार नहीं है, बहुत पुराना है। 2री सदी ईसा पूर्व में ही सबसे पहले ये विचार आया था। अच्छा, सबसे पहले मैप किसने बनाया है? मानचित्र किसने बनाया है? एनेक्सीमेंडर। पता है ना ये सब? मानचित्र किसने बनाया है? एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है, तो ये तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही बना दिया है। सोचो कि उस समय में भी इतना इंटेलिजेंट आदमी था। वो सबसे पहले जगहों को लोकेट करते हुए, भले ही उसका मैप जो था वो पूरी तरीके से सही नहीं था, लेकिन हाँ वो जगहों को लोकेट करते हुए कुछ कुछ क्षेत्रों को नाम दिया था और मैप बनाया था। अब ये जो मैप बनाया एनेक्सीमेंडर, उसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं हुआ करते थे, और बिना कोऑर्डिनेट्स का मैप बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। तो इसी कोऑर्डिनेट्स को देने के लिए फिर आगे का बहुत सारा लोग आएगा, बहुत सारा लोग विचार देगा। लेकिन 2री सदी ईसा पूर्व में, कब? 2री सदी ईसा पूर्व में एक आदमी आया जिसका नाम था हिप्पारकस। क्या नाम था? हिप्पारकस। तो हिप्पारकस नाम का एक आदमी आया। कहाँ का होगा? अगर ऐसे तुक्का लगाना हो तो हाँ, पुर्तगाल का, यूनानी होगा। ठीक है। तो हिप्पारकस नाम का एक आदमी आया 2री सदी ईसा पूर्व में। ध्यान रखना, 2री सदी में नहीं, 2री सदी ईसा पूर्व में, जिसने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे पृथ्वी को छोटे छोटे भागों में बांट दें। एक लाइन ऊपर से खींचेंगे, एक लाइन नीचे से खींचेंगे, और इस तरह से पूरे पृथ्वी पर जाल बिछा देंगे। यानी पहली बार लेटीट्यूड रेखा और लॉन्गिट्यूड रेखा, मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा तो विचार अगर पूछा जाए कि कब प्रस्तुत हुआ और किसने प्रस्तुत किया, तो 2री सदी ईसा पूर्व में हिप्पारकस ने। किसने किया था? हिप्पारकस। हिप्पेलस मत कर देना, ये हिप्पारकस है, ये दूसरा आदमी है, हिप्पेलस दूसरा आदमी है। ठीक है, तो हिप्पारकस ने, किसने प्रस्तुत किया था? हिप्पारकस। इसके बाद अब ये तो प्रस्तुत कर दिए, इसके बाद इसको और बढ़िया से रिफ्रेश करके, इसका गणितीय मान निकाल कर बढ़िया से व्यवस्थित करके पहली बार इन ग्रिड्स पर आधारित, अच्छा इसको क्या कहते हैं? ग्रिड्स। क्या कहते हैं? ग्रिड्स। ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। अब ये जो कटिंग हो रहा है इसी को कहेंगे ग्रिड। क्या कहेंगे? ग्रिड। तो अक्षांश और देशांतर के कटिंग्स को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो इस ग्रिड पर आधारित, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पर आधारित पहली बार जो मैप बनाने का प्रयास किया, मानचित्र बनाने का प्रयास किया, वो क्या? टॉलमी ने। किसने किया था? टॉलमी। 2री सदी में आके। कब किया? 2री सदी में आके टॉलमी ने। और यहीं से हमारा जो मानचित्र है वह ग्रिड सिस्टम में बंटने लगा, यानी ग्रिड सिस्टम में दिखने लगा। यानी यहां से तुम देखा प्रयास धीरे धीरे शुरू हुआ। पहली बार मानचित्र बनाया एनेक्सीमेंडर ने। किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में बनाया था। उसके बाद इस मैप पर ग्रिडिंग का व्यवस्था देने का विचार दिया। किसने दिया? हिप्पारकस ने। किसने? हिप्पारकस। तो ग्रिड का विचार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का विचार सबसे पहले 2री सदी ईसा पूर्व में हिप्पारकस ने दिया। उसके बाद जाकर 2री सदी में पहली बार इन ग्रिड्स को यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मानते हुए एक मैप तैयार किया गया। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। अगर पूछा जाए कि ग्रिड युक्त मैप सबसे पहले किसने तैयार किया? किसने किया? टॉलमी ने, 2री सदी में आके। और उसके बाद जो अब मैप बनते हैं वो किस पर बेस्ड होता है? ग्रिड पर। कोई भी मैप देखोगे, अभी आगे चल के जो मैप क्लास अब शुरू होगा, अब से धीरे धीरे शुरू ही हो जाएगा, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर अवस्थित जो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब पे अवस्थित देश है, वो सब तुमको याद करना है। तो यहाँ से अब शुरू हो जाएगा। वहां जो सामने मैप है उसमें भी देखोगे तो ये पूरे मैप को, भले ही वहां तुमको लाइन नजर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब भी इसका ओरिजिनल मैप लोगे वो किस में बटा रहेगा?
ग्रिड में बटा रहेगा। किसमें बटा रहेगा? ग्रिड में। यानी ऐसे ऐसे लाइन खिंचा हुआ रहेगा और ऐसे ऐसे लाइन खिंचा रहेगा। तो यही वाला जो लाइन है इसको कहते हैं अक्षांश, और ये वाला जो लाइन दिखेगा इसको कहेंगे देशांतर। मुख्य कार्य इसका क्या है? किसी भी स्थान का पोजीशन निकालना। मुख्य कार्य क्या है? किसी भी स्थान का पोजीशन निकालना। ऑब्वियस है ना। इस पूरे बोर्ड को अगर, अच्छा मोबाइल में फोटो क्लिक किए हो कभी? या तो सब है, ठीक है, तो उसमें भी शांत किए हैं क्या? मोबाइल में देखना, कैमरा में एक सिस्टम होगा, उसमें ग्रिड ऑन करने का सिस्टम होगा, देखे हो कभी? कभी ऑन करके देखना। जैसे तुम ग्रिड ऑन करोगे इस तरह का जाली आ जाएगा तुम्हारे स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हो सकता है? ग्रिड क्यों बनाया गया? अब तुम बता सकते हो कि किस ग्रिड में मेरा कान आ रहा है, किस ग्रिड में नाक आ रहा है, ठीक है, और इसको लोकेट करना काफी आसान हो जाएगा। इसी तरह से इस पूरे बोर्ड को अगर ग्रिड में बांट दें, तुम नहीं बता पाओगे ये एक लाइन कहाँ लिखा गया है। तुम क्या बताओगे कि पूरब से अगर हम आएंगे तो फलानवे लाइन, और ऊपर से अगर उत्तर से आ रहे हैं, मतलब पूरब से इधर से आएंगे तो फलानवे लाइन, और उत्तर से आ रहे हैं तो चिलनवे लाइन, ठीक है। फलानमा चिलना मिला के उसका पोजीशन बता दोगे ना। अगर मान लो तुम्हारे बीच में, यहीं पे हम ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, एक लड़का का लाइन इधर से बैठा हुआ है और एक लड़का का लाइन इधर से बैठा हुआ है ना, 4 लड़का इधर से और मान लो 12-15 लड़का जो भी है इधर से, तो ये पूरा मिलके क्या बना देगा? ग्रिड सिस्टम। अब हम तुम्हारे बीच में से किसी एक का पोजीशन पूछते हैं, ठीक है, कि बताओ अमरजीत का पोजीशन क्या है। अगर तुमसे पूछेंगे तो तुम बोलोगे कि इधर से कितने लाइन पे है? 5वें लाइन पे, ठीक है, और इधर से कितने लाइन पे? 3रे लाइन पे। तो हमको जब भी देखना होगा, हम नहीं पहचानते ये कौन है, लेकिन इधर से 5वें लाइन पे जाएंगे और इधर से 3रे लाइन पे आएंगे, हमको जो लड़का मिलेगा उसका नाम होगा अमरजीत। बात सही है कि गलत है? और इसी का प्रयोग कई जगह किया जाता है। कभी कंप्यूटर में स्प्रेडशीट यूज किए हो? स्प्रेडशीट कंप्यूटर में नहीं किए हो। एक्सेल में स्प्रेडशीट होते हैं, उसमें लोकेशन बताया जाता है, उसमें डब्बा डब्बा बना रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। अब इसका नामकरण भी ऐसा ही होता है। ये है ए 1 2 3 4। इस सेल में तुमको कोई भी चीजों को इंगित करना है, क्या बोलोगे इसको? A3। क्या बोलोगे? A3। ये भी तो ग्रिडिंग सिस्टम ही है। इस वाले लाइन को हम बोले ABCD, और इस वाले को क्या बोले? नंबर। यानी एक तरफ जो वहां का लेटिट्यूड होगा उसको हम कह देंगे अल्फाबेट, और जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको कह देंगे, उसको क्या कह देंगे? उसको कह देंगे नंबर्स, ठीक है। और अब तुमको किसी का भी पोजीशन निकालना हो किसी भी सेल का, तो तुम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अल्फाबेट और नंबर्स का प्रयोग करके उसका पोजीशन बता देते हो। तो क्या इस पूरे सीट पर तुम पर्टिकुलर सेल निकालने में सक्षम हो पाया कि नहीं हो पाया? यही तो हमको पूरी दुनिया में करना है। पूरे पृथ्वी पर हम किसी एक जगह को लोकेट करना चाहेंगे, उसके लिए मेरा 2 तरह का नंबर यूज होगा। एक को कहेंगे अक्षांश और एक को कहेंगे देशांतर। अब इस दोनों अगर किसी का बता दें, ठीक है, यहाँ मान लो फलाना यहाँ पे है इस पोजीशन पर, यहाँ पे बता देंगे कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो क्या तुम नहीं पहुंच पाओगे? और यही कारण है कि आज का जो हमारा मिसाइल छोड़ने का या कोई भी जो हथियार वगैरह हम छोड़ते हैं, ये इतना सटीक क्यों होता है? क्यों होता है? इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से। हम उसको बता देते हैं इसी कोऑर्डिनेट पे तुमको जाके अटैक करना है। अब बीच में कुछ हुआ है, वो जाएगा उसी कोऑर्डिनेट पे और अटैक करवे करेगा, क्योंकि उसका लोकेशन सेट है। नहीं तो बताओ, एक यहाँ से मिसाइल छोड़ा गया तो वो उसी जगह जाके क्यों गिरेगा जहां हम चाहते हैं? बहुत जगह भटक भी तो सकता था, अपने हिसाब से चला जाएगा कहीं पे भी, लेकिन नहीं, वो कोऑर्डिनेट सेट किया हुआ है। यहाँ से निकला और वहीं जाके गिरेगा जहां का उसको कोऑर्डिनेट मिला हुआ है। तुम मैप यूज करते हो, गूगल मैप करते हो ना? गाड़ी में हम लोग मैप यूज करते हुए चले जाते हैं रास्ता पर, वो कोई देख के बता रहा है क्या? कैसे बता रहा है? क्योंकि उस रास्ते का कोऑर्डिनेट सेट किया हुआ है। और तुम देखोगे अपना रास्ता जब चुनोगे तो वहां पे नीचे लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ आएगा, देखो कभी? अभी तुम्हारे कैमरा में एक फैसिलिटी होता है लोकेशन का, देखे हो? तुम अपना लोकेशन किसी को भेज सकते हो। अभी यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ का हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भेज देंगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन में जब तुम नीचे लिखा हुआ देखोगे, इसमें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही होता है, ठीक है। तुम आर्मी में या एयरफोर्स में सबको बोलते हुए, एयरफोर्स में ज्यादातर सुना होगा, आर्मी में तो कम है, लेकिन एयरफोर्स सब में ज्यादा सुना होगा, वो जब भी कहीं पे भी उसके हाथ में घड़ी लगा रहता है, ठीक है, उसमें हमेशा उसका लोकेशन बता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना कहाँ है वो, ठीक है। तो वो कैसे अपने आप को जानता पहचानता है? लोकेशन से। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई गिर गया, कोई एयरफोर्स का कोई मतलब जहाज है वो क्रैश कर गया, यहाँ पे कोई गिर गया, इमरजेंसी सर्विस के लिए वो तुरंत अपने हेडक्वार्टर को बोलेगा, लोकेशन अपना ग्रिड बोलेगा कि हम इस लोकेशन पर हैं। कहाँ है हमको नहीं पता, हम तो गिर गए हैं बीच में, इस लोकेशन पे हैं, जल्दी से हमको हेल्प कीजिए। अब जो हेडक्वार्टर में आदमी बैठा हुआ है उस लोकेशन पे देखेगा फलाना, अच्छा ये जगह है, पहुंच जाएगा आदमी। समझ में आया? तो बहुत हेल्प मिला है आज के डेट में।
आज जितना भी जीपीएस सिस्टम है वो सब किस पर आधारित है? ग्रिडिंग पर। किस पर आधारित है? ग्रिडिंग पर। ये जितना छोटा लाइन इसको समझ रहे हो, ये इतना छोटा है नहीं, ये पूरा पोजिशनिंग सिस्टम ही इसी पर आधारित है। सोच के देखो वो आदमी हिप्पार्कस कितना वो एडवांस थियरी दे कर गया है उस समय में, जब वो सोचे होंगे तो जो उनको पता भी नहीं होगा कि इतना हाईली डेवलप जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो मेरे इस लाइन पर काम करेगा। ठीक है, आज कहीं पर भी किसी का भी लोकेशन हम ट्रेस कर सकते हैं किसके मदद से? ग्रिड के मदद से। अच्छा, ये जो नंबर्स होते हैं इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछेगा किसी का कोऑर्डिनेट तो बोलोगे उसका अक्षांश और उसका देशांतर। जब हम लोकेशन का चर्चा करेंगे, ठीक है, क्या बोलोगे? उसका अक्षांश और देशांतर। इसीलिए तुमसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ इंडिया का कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो इंडिया का कोऑर्डिनेट हम क्या बोलते हैं कि कहां से अक्षांश स्टार्ट हो रहा है और कहां अक्षांश खत्म हो रहा है, कहां से देशांतर शुरू हो रहा है, कहां देशांतर खत्म हो रहा है। अभी आगे चल के जब इंडिया पढ़ोगे तो वहां उसका कोऑर्डिनेट बताएंगे। बिहार जब पढ़ोगे तो बिहार का कोऑर्डिनेट बताएंगे। वहीं पे कोई एक पॉइंट अगर ले लोगे, तुम अपना ले लोगे, तो तुम्हारा भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है? अक्षांश और देशांतर का अंकीय मान। क्या होता है? अक्षांश और देशांतर का अंकीय मान। अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया? इन्हीं लाइंस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो कि अभी तुम लोग देखा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं देशांतर, उसके बाद आएंगे अक्षांश पे। तो इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि किसी भी जगह का अगर हमको देशांतर पूछ रहा है, इसका मतलब कैसा रेखा का बारे में चर्चा हो रहा है? खड़ी रेखा। कैसा रेखा? खड़ी रेखा। तो ग्लोब पर तुम देखा कि ग्लोब पर ऐसे ऐसे जो लाइंस है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हुए, ठीक है, देखो यहां ध्यान से, ये लाइंस अगर हम लाइंस खींचे, यहां से एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके और ये नीचे तक जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। लेकिन तुम ध्यान दो, यहां से एक देशांतर रेखा हम खींचे, सब देखना यहां से, और यहीं से फिर हम दूसरा देशांतर रेखा खींचेंगे ऐसा करके। दिख रहा है सबको? यानी तुम जब देशांतर रेखा के बीच में देख रहे हो, यहां से शुरू हो रहा है और यहां आके क्या हो रहा है? खत्म। दूसरा रेखा भी यहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है? नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि क्या देशांतर रेखा एक पूर्ण सर्किल है? तो बोलोगे नहीं। पूर्ण सर्किल है क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस केंद्र से शुरू होकर इस केंद्र पे खत्म हो जाता है। इसीलिए देशांतर रेखा जो है ये अर्धवृत्ताकार रेखा है। कैसा है? अर्धवृत्ताकार। अभी जो ये सब छूट जाएगा जिससे, वो बाद में माथा पीटते रहना, समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो पुराना कभी पढ़े उसके लिए तो ठीक है, जो एकदम नए बच्चों जो आज एब्सेंट क्या जितना, ये सब अपने ही किस्मत पे रोएगा और कोई बात नहीं है, क्योंकि दोबारा हम समझाएंगे भी नहीं और दूसरे किसी बैच में आने भी नहीं देंगे। ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो हो गया कहानी खत्म। आज जिसका क्लास छुटाना, इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। एक आता है समय पर। क्या लगता है जिस दिन टाइमलाइन बताएंगे उस दिन फिर ये बताएंगे। अब जिसको कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आएगा उसको टाइमलाइन समझ में आएगा। समय रेखा के बारे में कुछ और चर्चा हम बोलेंगे, 0 डिग्री से इधर आओगे, पूरब जाओगे तो समय ये हो जाएगा, पश्चिम जाओगे तो ये हो जाएगा। उसे 0 डिग्री क्या है? ठीक है, हो गया कहानी खत्म। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लास वही बच्चा का रिजल्ट हो सकता है जो रेगुलर क्लास करता है। छोड़ के तुम भले 5 साल तक पढ़ते रहो ना, कभी रिजल्ट नहीं होगा। कारण क्या है? तुमको कोई कॉन्सेप्ट पूरा पता ही नहीं है। तुम 2 दिन आते हो, 4 दिन गायब रहते हो, फिर 2 दिन आओगे, फिर 4 दिन गायब रहते हो, कोई कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं है, भले ही तुम क्लास कर रहे हो। ठीक है, चलो आप तो देखोगे ये अर्धवृत्ताकार है, यानी अर्धवृत्त में है, सेमी सर्किल में है, और यहाँ पर आकर सब मिल जाता है। अगर पूछा जाए क्या देशांतर किसी एक पॉइंट पे सारे देशांतर रेखाएं मिलती है क्या? बोलोगे हाँ मिलता है। कहाँ मिलता है? ये पोल्स पर, दोनों पोल्स पर मिल जाते हैं। इसीलिए हम एक देशांतर रेखा को यहां से यहां मानते हैं। ठीक है, समझ में आया? देशांतर रेखा जब खींचने का बारी आया तो सबसे पहले ये विचार आया, चलो इससे पहले खींचा गया था अक्षांश रेखा। क्या खींचा गया था? अक्षांश रेखा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अक्षांश रेखा ही था। बाद में समय को और लोकेशन को और प्रिसाइज करने के लिए देशांतर रेखा खींचा गया। अब जब देशांतर रेखा खींचा जा रहा था, ठीक है, अब जैसे हिप्पार्कस है वो कहीं और से देशांतर रेखा खींचा था, वो सब हम लोगों का मतलब नहीं है। अभी वर्तमान में जो मॉडर्न सिचुएशन है इस पर हम लोग आधारित काम करते हैं। तो तुम जानते हो कि आज से पहले मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जब से हम लोग पढ़ते हैं, भारत जब आजाद हुआ उससे पहले का समय अगर देखोगे पलट कर, तो पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश कौन था? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। तो ऑब्वियस है अगर ब्रिटेन ताकतवर है, या तुम्हारे मोहल्ले में जो सबसे ताकतवर इंसान है, देखोगे जो भी मोहल्ला का सबसे प्रमुख चीज होगा या कोई डिसीजन होगा वो कौन लेगा? वही लेगा। यही चीज वहां पे भी था। तो ब्रिटेन सबसे ताकतवर है। ब्रिटेन के पास एक लेबोरेटरी था जहां पे ये सारा काम किया जा रहा था। वो लेबोरेटरी स्थित था ग्रीनविच में। कहाँ है? ग्रीनविच। ग्रीनविच एक शहर है लंदन में। ठीक है, लंदन में ही एक शहर है छोटा सा ग्रीनविच।
वहीं पर रॉयल वेधशाला, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ वेधशाला जो है वो वहां पर अवस्थित है, ठीक है, कहां पर, ग्रीनविच में। बोला गया लाइन जो खींचेंगे हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, मेरे ही इस ऑफिस से लाइन गुजरेगा, इसी को हम लोग पहला लाइन बोलेंगे, और इसके बाद तुम लोग बढ़ते रहना। बोला ठीक है भैया जैसा आप कहें। तो पहला लाइन जो खींचा गया वो ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच ऑफिस, ग्रीनविच लेबोरेटरी जो है, ठीक है, उसी से खोला गया, मतलब खींचा गया। और यही ग्रीनविच जो क्या बोलते हैं उसको, वेधशाला है, इसी के थ्रू जो लाइन गुजरा उसको हम लोग नाम दे दिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या नाम दे दिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से गुजरता है, तो बोलोगे ग्रीनविच से। कहां से, ग्रीनविच। पर जरूरी थोड़ी ना कि एक ही जगह से गुजरा है, वो तो कई जगहों से गुजरा है, और एग्जाम में सब जगह से तुमको मतलब नहीं है, ठीक है, वो एक ही जगह से पूछेगा जब भी एग्जाम में आएगा। तो बताओ निम्न में से 0 डिग्री कहां से गुजर, 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजर रहा है, कहां से, ग्रीनविच। यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। और यही फिर 0 डिग्री को हम लोग समय निकालने के लिए डिसाइड किया कि ये हमारा मेन लाइन होगा 0 डिग्री। क्या होगा, मेन लाइन, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। और यहीं से समय डिसाइड होता है। अभी आगे चल के जब ये पढ़ा देंगे तो कल तुम लोग का जो क्लास होगा उसमें हम लोग समय और तिथि डिसाइड करेंगे, और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जिसको आज समझ में नहीं आया उसको कल समझ में नहीं आएगा, और कल वाला वो क्लास में बैठ भी गया तो न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट मत करना कोई। चलो कोई बात नहीं। तो कल हम लोग समय निकालने के लिए सीखेंगे अगर कैसे हमारा समय जो है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। मोबाइल में देखा होगा या एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटा। यानी भारत, कभी मोबाइल में टाइमर सेट करने के लिए जाना, टाइम रहता है ना सेट करने के लिए, वहां जाना, वहां मिलेगा तुमको कि जीएमटी प्लस 5.5 घंटा, ठीक है। ये कैसे आया ये हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग समय रेखा पढ़ेंगे। याद रखोगे इसे, समय को डिसाइड करने के लिए जो आधार रेखा डिसाइड किया गया वो कौन सा आधार रेखा है, कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर। कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर। इसीलिए इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, प्रधान यामोत्तर रेखा, या अंग्रेजी में इसको प्राइम मेरिडियन कह देते हैं। यही मेरा मेन लाइन है जो कि ग्रीनविच से गुजरता है, और इसी के बाद हम लोग सारा रेखा खींचे हैं। इसीलिए कई बार इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच कहाँ अवस्थित है, लंदन यूके में अवस्थित है, और यहीं से ये रेखा गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत, अच्छा यहां से ये खींचा गया, और इसी के बाद अलग अलग रेखा खींचा गया जिसको सबको हम लोग देशांतर कर देंगे। तो जैसे घूमोगे तो घूमते 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 हम लोग पूरे मैप, मतलब पूरे ग्लोब पर ये रेखा खींचते गए, और इस कारण से 0 से स्टार्ट करके 180 पे खत्म किए हैं। कितना खत्म किए हैं, 180। 0 से स्टार्ट किए और खत्म किस पर किए, 180। तो बताओ इस ग्लोब पर अगर 0 यहाँ पे है, कहाँ गया 0, इधर है 0, अगर यहाँ पे है, कहाँ दिख रहा है जी, अच्छा कहीं तो होगा, ठीक है, यही होगा 0, ये 180 है तो ये 0 होगा। यहाँ अगर 0 है, देखो यहाँ पे, यहाँ अगर 0 है तो 180 कहाँ होगा, जस्ट इसके पीछे। क्या बताए थे, ये अर्धवृत्ताकार है, इसलिए तो बोले कि छोटा छोटा चीज समझते जाना तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। ये यहाँ से आएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। तो अगर जो नहीं जानता है अर्धवृत्ताकार है वो तो इसी को पूरा कर देगा, समझ में आया। तो ये रेखा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ आके खत्म हो जाएगा। ये 0 डिग्री हो गया, इसी के जस्ट पीछे यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होगा, इसको क्या कहेंगे, 180। क्या कहेंगे, 180। तो 0 डिग्री देशांतर जो है इसको हम लोग समय ज्ञात करने के लिए रखे हुए हैं, और जो 180 वाला है इससे हम डेट डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, डेट। ऐसे एक्चुअल में 180 वो है नहीं, 180 डिग्री के समांतर एक रेखा खींचे हुए हैं, लेकिन वो मोटा मोटी हम लोग को अगर एक लाइन में कोई पूछेगा कि डेट लाइन किसको कहते हैं, तो बोल दोगे 180 डिग्री देशांतर। क्या बोलोगे, देशांतर। और समय रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। ये दोनों समझ में आ गया। और दोनों ग्लोब पर कहां होगा, एक दूसरे के अपोजिट में, 0 डिग्री यहां से और 180 डिग्री यहां से। समझ में आ गया। देशांतर रेखा कहां जाके मिल जाती है, दोनों पोल्स पर, दोनों पोल्स पर सभी रेखाएं जाके मिल जाती है। इसी वजह से हुआ क्या, अगर कभी भी तुमसे पूछेगा, ये सब रटने का चीज नहीं है, ये एक देशांतर रेखा, ये दूसरा देशांतर रेखा। अब देख रहे हो इस पूरे में देखोगे यहाँ का डिस्टेंस सबसे अधिक है, दिख रहा है, यानी ये वाला पोर्शन सबसे अधिक डिस्टेंस पे होगा, यानी ये इक्वेटर है। क्या ये, इक्वेटर। और इसके बाद धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होने लगा है, कम। इधर भी धीरे धीरे क्या होने लगा है, कम। यानी दो देशांतर के बीच में अधिकतम दूरी कहाँ होगी, इक्वेटर पर। क्या ये पैरेलल रेखा है क्या,
क्या ये समांतर रेखा है? नहीं। बोलोगे समांतर रेखा वो होता है जिसके बीच जो कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, पर ये तो मिल रहा है यहाँ आकर, इसलिए ये समांतर रेखा नहीं है। इसके बीच में अधिकतम दूरी कहाँ होगी? इक्वेटर पर। और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे दूरी कम होता जाएगा। अब यही सब क्वेश्चन आता है जब 4 लाइन बनाकर क्वेश्चन में देगा, देशांतर रेखा के बारे में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो अगर इस चीज को बढ़िया से नहीं समझो, क्यों भारी चीज है क्या? नहीं, लेकिन यही जब स्टेटमेंट में तुमको आएगा, माथा पीटते रह जाओगे और कुछ नहीं, खाली तुम खड़ी और पढ़ी करते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि अब लिखा क्या गया। तो छोटा छोटा चीज है, तो याद रखना, देशांतर रेखा समांतर रेखा नहीं है। देशांतर रेखा जाके मिल जाती है, कहां मिल जाती है? पोल्स पर। इस देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी कहां होगा? इक्वेटर पर। कहां होगा? इक्वेटर। अच्छा, ये जो दो देशांतर रेखा है, इसके बीच के दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। काले नहीं, गोरे। ठीक है, याद रखना, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। अब इसके बीच में ये जो अधिकतम दूरी है इक्वेटर पर, ये दूरी कितना होता है? ये भी कई बार पूछा जाता है। कितना होता है? 111.3। ठीक है, कितना होता है? 111.3। तो अगर पूछा जाए कि दो देशांतर के बीच में अधिकतम दूरी इक्वेटर पे होता है, इस दो देशांतर के बीच की दूरी को कहते क्या है? गोरे कहते हैं। और ये दूरी जो है इक्वेटर पे लगभग कितना है? 111.3। ये रेखाएं समांतर नहीं होती है, पोल्स पर मिल जाती है। रेखाओं का अगर कुल संख्या पूछा जाए, 180 कैसे होगा? 0 से स्टार्ट करोगे और यहाँ 180 पे खत्म करोगे, तो ये आधा साइड हो गया, ये आधा साइड हो गया, टोटल 360। यही तो बताया कि पूरा वृत्त नहीं है। अभी तुरंत ना बता रहे थे कि वृत्त पूरा नहीं है, इसीलिए 180 यहां से स्टार्ट करोगे और यहां तक आओगे तो 180 इधर आएगा, तो वही तो 180 इधर भी होगा, टोटल 360। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन होगा, इसमें भी सुन लो कंफ्यूजन कैसे होता है कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 180 तक जा रहे हैं, तो 0 एक एक्स्ट्रा आया ना, तो 361 होना चाहिए। 360 क्यों होता है? समझो इस चीज को। 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 करते करते कहां पहुंचा? यहाँ। इसको क्या कहेंगे? 180। फिर इधर दूसरा जो है, 0 तो दूसरा नहीं है, 0 तो वही है, लेकिन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 करते करते कहां पहुंच गए? 180। तो 0 एक एक्स्ट्रा जरूर था, पर 180 दो बार गिन लिए ना, इसलिए उधर का एक एक्स्ट्रा, इधर एक जो दो बार गिने, इसको माइनस करके 360 हो गया। ये बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। हम बताए कि जो टोटल जो देशांतर रेखा है वो है 360। अब देखो, अगर हम लोग यहां से शुरू किए तो यहां तक टोटल 180 खींचे। कितना खींचे? 180। ये है 0, और इधर भी कितना खींचे? 180। पर ये है 180 और ये भी 180, और ये दोनों मिला हुआ है ना, तो होना चाहिए था 180 प्लस 180 प्लस 1, यानी 0 वाला जो है वो 1, यानी 361। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 180 दोनों का समान है, इसीलिए तुम 180 को दो बार गिने हो। ठीक है, और एक जो 0 छोड़ देता था उसको जोड़ लोगे, तो दो बार 180 जोड़े हो, इसीलिए वहां से 1 माइनस करोगे, और 0 के एक्स्ट्रा डालो, इसलिए 1 जोड़ दोगे। इसलिए हम लोगों को मोटा मोटी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 360 है, 180 इधर और 180 इधर, यानी पूर्वी गोलार्ध। अच्छा, अगर पूछा जाए कि जो 0 डिग्री देशांतर है और 180 डिग्री देशांतर है, ये दोनों मिलकर गोलार्ध को ग्लोब को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में। देखो, ये ग्लोब है मेरा, ठीक है, यहां से यहां तक 180 डिग्री है, और इधर क्या है? 0 डिग्री। ये वाला लाइन क्या है? 0 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक 180 रेखा, यहां से लेकर यहां तक 180 रेखा, और यहां से लेकर वापस यहां तक कितना? 180। 180 तो एक ही ना हुआ, ठीक है, इसलिए हम 1 माइनस कर देंगे, और 0 एक्स्ट्रा जोड़े थे इसलिए 1 प्लस कर देंगे, तो टोटल माइनस प्लस उधर बराबर हो जाएगा, 360 हो गया। अब समझो कि 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर इस पूरे ग्लोब को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक भाग इधर और एक भाग इधर। इधर वाले भाग को एक गोलार्ध कहेंगे और इधर वाले भाग को एक गोलार्ध, यानी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे इसको? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ देशांतर रेखा हमारे ग्लोब को किन भागों में बांटा है, तो बोलोगे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। वहीं पर अक्षांश रेखा जब देखोगे, अक्षांश रेखा जब पढ़ेंगे, यानी ये वाला, ये है 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश पूरा राउंड मारा है कि नहीं मारा है? ये पूरा सर्किल होता है, इसलिए एक ही लाइन होगा। वहां 2 लाइन था गोलार्ध में बांटने में, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री, लेकिन ये जो है पूरा गोला एक ही है, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। एक को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध।
यानी गोलार्ध जो ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं वो उत्तरी और दक्षिणी ही करते हैं। क्या करते हैं? उत्तरी और दक्षिणी। लेकिन अगर तुमको किसी का एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो सबसे पहले बोलोगे कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर उत्तरी में है तो पूरब में है कि पश्चिम में है। इसीलिए हम लोगों को अगर पूछा जाए, बताओ ग्लोब को पश्चिम और पूरब और पश्चिम में किसने बांटा? देशांतर ने। किसने बांटा? देशांतर। ग्लोब को पूरब और पश्चिम में किसने बांटा? देशांतर ने। ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में किसने बांटा? अक्षांश ने। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो एक एक करके अब चीजों को देखते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा, समझना है, यहाँ बच्चा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, दो तरह के टर्मिनोलॉजी होंगे। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा। अच्छा, बहुत लोग जो पढ़े हुए हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ बच्चा जो आज तक बिल्कुल नहीं पढ़े हुए इस टॉपिक को, ज्योग्राफी वाले इस टॉपिक को, उसको ये उत्तर दक्षिण में गड़बड़ होगा। तो याद रखना यहाँ से एक पॉइंट, हमेशा जो किसी भी मैप को देखोगे उसमें उत्तर हमेशा किधर माना जाता है? ऊपर। किसी भी मैप में ऐसा नहीं कि हम पढ़ाएंगे तो अलग होगा, दूसरा टीचर पढ़ाएंगे तो अलग होगा, और अलग अलग किताब बदलोगे तो अलग अलग होगा। किसी भी मैप को अगर तुमको पढ़ना है तो मैप को पढ़ने के लिए दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से तुमको कहीं पर भी अगर दिशा जानना है, ठीक है, कि हम यहाँ हैं, कहाँ है अवस्थित, तो कहाँ अवस्थित है हम, किस दिशा में, तो सूर्य के पोजीशन से तुम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जिधर सूर्योदय होता है उधर तुम खड़े हो जाना, अपना मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दाहिना, अच्छा ये क्या दिखाएगा? पूरब। क्या दिखाएगा? पूरब। तुम्हारा मुंह जो है वो सूर्य की तरफ होना चाहिए, ये हो जाएगा पूरब। तो अब यहाँ से दूसरा साइड कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। दाहिना हाथ क्या होगा? दक्षिण। और बायां हाथ उत्तर। समझ में आ गया? ये तुम लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, दिशा डिसाइड कर सकते हो सूर्य को देखते हुए, जिधर भी सूर्योदय होगा। अभी यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ सूर्योदय इधर होता है ना, हमारे यहाँ सूर्योदय इधर होता है, तो इधर मुंह करके खड़े हो गए। अगर यहाँ तुमको बताए, पूछे कोई कि बताओ उत्तर किधर है, तो आसमान देखने लगते हैं हम लोग। लेकिन अगर सूर्योदय का पोजीशन पता है, किस साइड हो रहा है, तुम बता देना। पहले खड़ा हो जाना सूर्य की तरफ, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, दाहिना हाथ हो गया दक्षिण और बायां हाथ हो गया उत्तर। तो बोल सकता है कि यहाँ पर इस जगह पर उत्तर किधर है? इधर है। इसी तरह से किसी भी मैप पर अगर तुमको लोकेशन देखना है या किसी भी मैप को पढ़ना है तो हमेशा उत्तर मैप पर क्या होता है? नॉर्थ। ये इंटरनेशनली डिसाइडेड है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता ना। कोई मैप इधर देता, मतलब उत्तर इधर देता, कोई इधर देता, कोई नीचे दे देता, बोला ना, ऐसा ना चलेगा। क्योंकि मैप बनाए किसके लिए हैं? पूरे दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए, पूरे दुनिया में लोकेशन ढूंढने के लिए। इंडिया का मैप का उत्तर इधर होता है, अमेरिका का मैप का उत्तर इधर होता है, तो बोलेगा साला व्यवस्थित कहाँ हुआ? ये तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया। अब जैसे मान लो 2+2 भारत में 4 होता है, अमेरिका में 8 होता, ठीक है, तो कैसे तुम कैलकुलेशन करता भाई? अब पाकिस्तान जाता तो वहां -2 होता, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता मामला। इसीलिए पूरे दुनिया में नंबर्स और कैलकुलेशन एक ही रखा गया है। भैया लैंग्वेज बदलिए, 2 को आप 2 ही बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन होने के बाद वो पूरे के 4 ही होना चाहिए और मेरा 4 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टू ही करें और बोल के जोड़ जाके कुछ और कर दें। वैसे ही मैप कहीं का भी हम देखें, उत्तर हमेशा किधर होगा? ऊपर। तो ऑब्वियस है दक्षिण क्या होगा? नीचे। और इस मैप में उत्तर और दक्षिण अगर है तो इसके दायां साइड क्या हो जाएगा? ईस्ट, और बायां साइड क्या होगा? वेस्ट। इसीलिए तुम कोई भी मैप निकालोगे, अब मैप पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। मैप तुम लोग को मिलेगा भी, हम क्लास भी करवाएंगे धीरे धीरे, मैप मिलेगा, उसमें लोकेशन भी तुमको धीरे धीरे समझना है। या एटलस एक सबके पास होनी चाहिए। एटलस कभी निकालोगे तो पहले ही मैप में ये डायरेक्शन कोना में दिया हुआ मिलेगा तुमको, जिसमें से ये मार्किंग क्या हुआ मिलेगा, ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। यही है ग्लोबल पोजीशन। अब इसी पर हम लोग अभी डिसाइड कर रहे थे कि ये ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? नॉर्थ। इसी को बोले थे उत्तरी गोलार्ध, बोले थे इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या बोले थे? दक्षिणी गोलार्ध। यही हो गया साउथ। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। तो ये जो पूरा पश्चिम में बांटा, ये कौन है? ये कौन है? देशांतर रेखा। और अगर एग्जैक्ट में देखेंगे तो 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर। और ये जो उत्तर दक्षिण में बांटा, ये कौन है? अक्षांश रेखा। और एग्जैक्ट अगर बोलेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा है। क्या ये समझ में आया? अब सवाल कैसे आता है, इस डेफिनेशन से समझो कि ग्लोब पर खींचे गए उत्तर से दक्षिण की रेखा है। अब यहाँ लोकेशन पता होना चाहिए तभी तुम कर पाओगे। उत्तर हमेशा कहाँ होगा? ऊपर। तो ग्लोब पर खींचे गए उत्तर से दक्षिण रेखाएं क्या कहलाएगी? देशांतर। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, पगला जाओगे कि ये अगर हम 0 डिग्री मान लें तो 0 डिग्री को हम बोलेंगे ग्रीनविच रेखा। क्या बोलेंगे? ग्रीनविच रेखा। ग्लोब पर अवस्थित ग्रीनविच रेखा के पूर्व और पश्चिम वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी।
तो एक ही डेफिनेशन में उत्तर दक्षिण भी आ गया, पूर्व पश्चिम भी आ गया। समझ में आया तुम लोग को कि अगर हम लोग समानांतर रेखा देखें तो ये उत्तर से कहां चल रहा है, दक्षिण चल रहा है, तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दौड़ने वाली रेखा को क्या कहेंगे, देशांतर। ये एक डेफिनेशन हुआ। नोट्स में एकदम क्लियरली दोनों डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं। ये यहां से एक सवाल आएगा जो कि पकड़ लोगे आसानी से। फिर दूसरा सवाल ये आएगा कि ये है 0 डिग्री। क्या है ये, 0 डिग्री। ये लाल वाला जो है ये 0 डिग्री, इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर। क्या कहते हैं इसको, प्रधान यामोत्तर। तुमसे पूछेगा कि प्रधान यामोत्तर के इस पूरब या पश्चिम में स्थित रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। इसके पूरब में जितने रेखाएं और इसके पश्चिम में जितने रेखाएं। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो दो तरह का डेफिनेशन और दोनों में दो डायरेक्शन, एक में उत्तर दक्षिण और एक में पूरब पश्चिम। बात वही है, बस बोले अलग तरीके से कि एक आदमी जो है वो किसी का बेटा भी हो सकता है और किसी का बाप भी हो सकता है। यही बोला कहानी हुआ कि राम जो है वो दशरथ का बेटा है, ठीक है, लेकिन अगर इसके बेटा को देखोगे तो बोलोगे लव कुश का बाप है। अब अगर पी के आएगा तो बोलेगा ऐसा कैसा हो गया, बाप और बेटा एक ही कैसे हो सकता है, ठीक है, बाप बेटा तो अलग अलग होता है। मतलब बात तो सही है, लेकिन दोनों का बाप अलग अलग है, दोनों का बेटा अलग अलग है, मतलब एक ही आदमी दोनों कैसे बोल दिया। तो पीके वाला हालत मत करना। एक ही रेखा को दो डायरेक्शन में हम बोलेंगे, उत्तर से दक्षिण दौड़ने वाली रेखा को देशांतर और प्रधान यामोत्तर के पूरब या पश्चिम अवस्थित रेखाओं को देशांतर। ये इसके पूरब अवस्थित रेखाएं होगी और ये इसके पश्चिम अवस्थित रेखाएं होंगी। क्या ये पूरा बात समझ में आया। चलो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा जो कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व या पश्चिम में अवस्थित हो, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, क्या ये रेखाएं समांतर होती है, तो आंसर है नहीं, समांतर नहीं होती है। ठीक है, देखो ये है मेरा ग्लोब, ग्लोब क्या बोलते हैं उसको, पोल है, और इससे हम अगर रेखा खींचेंगे तो ऐसा ऐसा रेखा होगा ना। ठीक है, दूसरे साइड जाके क्या होगा, ये सब मिलने लगेगा। ठीक है, दूसरे साइड से मिलने लगेगा और ये सब इस तरह से रेखाएं खींची जाएगी। ठीक है, और इस तरह से तुम देखोगे तुम्हारा फुटबॉल बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही फुटबॉल बनाते हैं। ये फुटबॉल कभी ड्राइंग नहीं किए हो, ड्राइंग में हम लोग फुटबॉल ऐसे ही बनाते हैं और ये फुटबॉल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस फुटबॉल पर जो देख रहे हो ये है पोल। क्या है ये, पोल, जो अभी वो दिखाए थे, और यहीं आके सारी रेखाएं मिल गई। ठीक है, याद रखोगे इतना सारा। दोनों ध्रुवों पर ये अर्धवृत्ताकार रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या होती है, जाकर मिल जाती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, अभी तो हम चर्चा कर चुके हैं सब चीज कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर। क्या कहते हैं इसको, प्रधान यामोत्तर। ठीक है, या इसको और दूसरा क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा क्या कहते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा। और कोई नाम है इसका क्या, इसको समय रेखा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, समय रेखा। ठीक है, यानी टाइम लाइन। ठीक है, समय रेखा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ समय रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को। ग्रीनविच रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। प्रधान यामोत्तर किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। अब ये सब टर्मिनोलॉजी याद रहना चाहिए तुमको, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि एक ही चीज का अलग अलग नाम है। चलो समय रेखा और ग्रीनविच तो याद रहेगा, लेकिन प्रधान यामोत्तर ये भूल जाता है कि प्रधान यामोत्तर किसको कहते हैं। तो याद रखना, प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, इसको एक और नाम है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, अंग्रेजी में एक ही होता है, प्राइम मेरिडियन। क्या होता है, प्राइम मेरिडियन, लेकिन हिंदी में अलग अलग होता है, प्रधान यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा, या नहीं तो 0 डिग्री देशांतर। ये सब एक ही नाम है, लेकिन अंग्रेजी में दो याद रखोगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन। इसी को हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कह देते हैं। ठीक है, चल क्या आएंगे, वो ग्रीनविच मीन टाइम हुआ। क्या हुआ, वो ग्रीनविच मीन टाइम। अभी आगे चल के देखेंगे, इसी रेखा से टाइम डिसाइड हुआ है, इसीलिए जो पहला मेरा टाइम जोन जो बांटे हैं उसको बोलेंगे जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी। आगे चल के भी सब देखेंगे। ठीक है, चलो क्या ये समझ में आ गया, बोलो। ठीक है, अब है दूसरा 180 डिग्री देशांतर। अभी बताए थे कि 180 डिग्री देशांतर जो है, इसी के समांतर एक रेखा खींचा गया है और यही रेखा मेरा डेट डिसाइड करता है। क्या करता है, डेट डिसाइड। पर ये पर्टिकुलर 180 डिग्री के ऊपर 100% लाए नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 180 डिग्री देशांतर हुआ और इसी के ऊपर हूबहू मेरा डेट लाइन हो, ऐसा नहीं है। इसके समांतर चलता है और फिर ये कहीं कहीं मुड़ता है। क्यों मुड़ता है, क्या कारण है, ये सब आगे चल के भी पढ़ेंगे जब हम लोग डेट लाइन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखना कि 180 डिग्री जो देशांतर है, इसी रेखा के तुल्य एक रेखा खींचा गया है
जो कि हमारा डेट डिसाइड करता है। अब वहां पर तुम खड़े रहोगे, एक साइड आओगे तो एक डेट आगे हो जाओगे और एक साइड जाओगे तो एक डेट पीछे, यानी तुम उस जगह खड़े होकर अपना बर्थडे 2 बार मना सकता है। ठीक है, अगर यहाँ मान लो तुम्हारा 1 तारीख को बर्थडे है तो वहां अभी 1 तारीख नहीं हुआ है, तो तुम पहले 1 तारीख वाला मना लोगे और जहां बाद में 1 तारीख होगा दूसरे दिन वहां जाके मना लो। तो दोनों लाइन के इधर उधर तुम जाओगे तो डेट तुम्हारा क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, एक जगह पे एक डेट और दूसरा जगह दूसरा डेट। अभी जाके आगे चल के देखेंगे कैसा ऐसा होता है। इसीलिए ये किसी को प्रभावित ना करे, ये कुछ समय के लिए होगा, किसी को प्रभावित ना करे, इस कारण से इसको कोशिश किया गया कि जमीन से ना टपे। किसे ना टपे? जमीन से। इसको पूरी तरह से पानी में टपाया गया है ताकि ये किसी भी जमीन को 2 भागों में ना बांट दे। नहीं तब एक जमीन से अगर टपता तो इस जमीन पे इधर होता 4 तारीख, इधर होता 3 तारीख, तो गड़बड़ा जाता मामला। इसीलिए किसी जमीन से नहीं टपने दिया गया है, पानी में ही इसको रखा गया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। आगे चल के अभी हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री देशांतर को पूछा जाए क्या कहा जाता है, इसको तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिथि रेखा। ठीक है, डेट लाइन। ठीक है, तिथि रेखा सही लिखा ना जी? तिथि सही है ना स्पेलिंग? ठीक है, क्या कहते हैं इसको? तिथि रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? तिथि रेखा। क्या ये दिक्कत है यहां तक किसी को कि 0 डिग्री को देशांतर को क्या कह देंगे? समय रेखा, और 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा। और याद रखना, तिथि 0 डिग्री देशांतर जो वो तो हूबहू समय रेखा और ये दोनों एक ही है, पर क्या हूबहू 180 डिग्री तिथि रेखा है? नहीं, 180 डिग्री के पास है और हूबहू वो नहीं है। पर एक लाइन में अगर कोई पूछ ले तो बोलोगे तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है, कुल देशांतर अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180, टोटल कितने हो गए? 360। कैसे कहां कंफ्यूजन होता है वो क्रिएट क्या होता है वो बता दिए कि 180 को 2 बार गिनते हैं और एक 0 जो एक्स्ट्रा आता है तो वहां से 1 माइनस करेंगे, इधर से 1 जोड़ेंगे, तो टोटल मेरा 360 ही पूरेगा। ठीक है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। ये याद रखने वाला चीज है, टर्मिनोलॉजी है, याद रखोगे। ये 2 देशांतरों के बीच का दूरी क्या कहलाता है? गोरे। ठीक है, और क्या ये पूरा एक जैसा रहेगा दूरी? हमेशा पूरे ग्लोब पर दूरी एक जैसा रहेगा? तो नहीं, ये इक्वेटर पर सबसे अधिक दूरी होगा और फिर जैसे पोल पे जाएंगे दूरी कम होता जाएगा, और पोल्स पर जाकर 2 देशांतरों के बीच में दूरी शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि दोनों रेखा मिल जाता है। इसीलिए पोल्स पर 2 देशांतरों के बीच में न्यूनतम दूरी या शून्य दूरी होगा, वहीं पर इक्वेटर पर इन दोनों के बीच में अधिकतम दूरी होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। यानी एक देशांतर रेखा अगर ये गुजर रहा है यहां से, तो दूसरा देशांतर रेखा कितने किलोमीटर के बाद? 111.32 किलोमीटर के बाद। अच्छा, अगर किसी को अभी लग रहा है क्या ये एग्जैक्ट याद रखना जरूरी है, तो आंसर है हाँ। ठीक है, इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकता है तुम, क्योंकि जैसे ही राउंड ऑफ करोगे आंसर बदल जाएगा। अब आंसर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि 2 अक्षांशों के बीच का दूरी और 2 देशांतरों का बीच का दूरी बराबर ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। 2 अक्षांशों का बीच का दूरी जो है वो है 111 किलोमीटर। कितना है? 111। और 2 देशांतर के बीच का दूरी 111.32। यही पॉइंट 32 तो ही अलग कर रहा है दोनों को। इसीलिए जब भी एग्जाम में आएगा तो तुमको एक ऑप्शन 111 देगा और दूसरा ऑप्शन 111.32। अगर ऐसा नहीं होता तब हम लोग राउंड ऑफ याद कर लेते, लेकिन यहाँ राउंड ऑफ नहीं चलेगा क्योंकि आंसर गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि 111 मोटा मोटी याद रखे और ऑप्शन में दोनों दिख जाएगा, तब क्या करोगे? ठीक है, इसीलिए 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी को हम हमेशा पॉइंट में याद रखेंगे। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। क्या देशांतर रेखा को समझने में किसी को तकलीफ? अगर अभी भी किसी को कोई लगता है कि हम नहीं समझ पाए हैं तो पूछ लो, बता देंगे। ठीक है, और लग गया हाँ समझ लिए तब आगे बढ़ जाएंगे। सब समझ लिया? बढ़े अक्षांश पर। चल, अब है अक्षांश रेखा। ठीक है, मोटा मोटी क्या है अक्षांश रेखा ये तो समझा ही दिए। अब थोड़ा सा और इसको देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ग्लोब पर अवस्थित पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्या था? देशांतर। तो पूर्व से पश्चिम क्या है? अक्षांश रेखा। अच्छा, देशांतर जो था ये अर्धवृत्ताकार था, लेकिन ये पूरा दौड़ जाएगा। ये जो है ये क्या हो गया? पूरा दौड़ गया। देखो, ये एक लाइन यहां से शुरू करोगे और ये पूरा घूम जाएगा ना, इसीलिए ये पूरा वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार। समझना,
और 111 किलोमीटर पर दूसरा खींचा गया है। तो क्या ये डिस्टेंस कभी कम होगा क्या? देखो तो 111 के बीच में कभी कम हो रहा है? कहीं कम नहीं हो रहा है, ये पूरा एक ही है। इसीलिए दो अक्षांशों के बीच का दूरी हमेशा कितना होगा? 111 किलोमीटर। और इसको कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन। दो अक्षांशों के बीच का दूरी क्या कहलाता है? जोन। और ये हमेशा कितना होगा? 111। और ये क्या समांतर है क्या? तो आंसर है हाँ। दो अक्षांश रेखा हमेशा क्या होता है? समांतर रेखा। ठीक है, यहां से ऐसे करके गोला खींचोगे, फिर गोला खींचोगे, ये हमेशा एक दूसरे के समांतर ही रहेगा, इसीलिए कभी मिलता नहीं है। तो दो अक्षांश रेखा कैसा होगा? समांतर रेखा। कैसा होगा? समांतर रेखा। किधर से किधर दौड़ेगा? पूर्व से पश्चिम। लेकिन यहां पे भी वो सवाल पूछा जाएगा कि बताओ ग्लोब पर इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में खींचा गया रेखा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अक्षांश रेखा। इक्वेटर इसको कहते हैं। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? इक्वेटर। अभी आते हैं। और ज्यादातर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अक्षांश रेखा ही है। यही हमारे गोलार्धों को, सॉरी, पृथ्वी को दो गोलार्धों में मोटा मोटी बांटा है। और इसी में हम लोग कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। कल भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे, क्या डिसाइड कर रहे थे? सूर्य कहाँ जाएगा तो क्या कहलाएगा? बताया था ना, कर्क रेखा पर आएगा तो कर्क संक्रांति होगा, मकर रेखा पर जाएगा तो मकर संक्रांति होगा। यही बोल रहे थे कि इक्वेटर से ऊपर आएगा 23.5, बता रहे थे। ठीक है, और इक्वेटर से नीचे जाएगा 23.5। ये सारे रेखाएं कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो अंग्रेजी में तो चलो इक्वेटर हो गया, लेकिन हिंदी में बोलोगे इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री के उत्तर में खींचा गया, यही लाइन तो खींचा गया है। और 0 डिग्री के दक्षिण में खींचा गया, यही लाइन तो खींचा गया है। तो उत्तर और दक्षिण में खींचे गए सारी रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। यही बोला गया है कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दौड़ते हुए या 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के उत्तर में या दक्षिण में खींचे गए रेखाओं को क्या कहेंगे हम लोग? अक्षांश रेखा। क्या समझ में आ गया? अक्षांश रेखा। अब इस अक्षांश रेखाओं में, जैसे वहां देशांतर रेखा में तो दो ही याद किया, कौन कौन सा? 0 डिग्री और 180 डिग्री। लेकिन अक्षांश रेखाओं में 4-5 है जिसको तुमको याद करना है। ठीक है, पहला तो हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का नाम क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर यहां पर अवस्थित एक रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, यहां से ऊपर जैसे जाओगे इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ। और यहां से नीचे आओगे तो इसको साउथ। ठीक है, आगे चल के इस सवाल हम लोग देखेंगे। वैसे ही इसमें अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसके इधर जाओगे तो क्या कहलाएगा? ईस्ट। और इधर जाओगे तो क्या कहलाएगा? वेस्ट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर वाले में हम लोग लिखते हैं नॉर्थ और नीचे वाले में क्या लिखते हैं? साउथ। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हुआ। और इसको कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे इसको? कर्क रेखा। अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और यहां पर अगर देखोगे ये वाला हिस्सा, तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। इसको क्या कहेंगे? ऊपर वाले को 23.5 को कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा। इसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे यानी 66.5 डिग्री। किस पर जाएंगे? 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या कहेंगे? 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, हाँ। और यही नीचे आओगे, ठीक है, नीचे आओगे तो ये 66.5 डिग्री है। हाँ, 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहेंगे अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं इसको? अंटार्कटिक वृत्त। समझ में आया? ऊपर वाले को आर्कटिक, ऊपर वाले को आर्कटिक, नीचे वाले को अंटार्कटिक। और इसी के बाद जब यहाँ पहुंच जाएंगे इसको कहेंगे पोल्स। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तरी गोला, उत्तरी क्या बोलते हैं? उत्तरी पोल, हाँ, नॉर्थ पोल। और इसको क्या कहेंगे? साउथ पोल। ठीक है, अब दिक्कत ये हुआ कि अभी तक जितने रेखाओं को हम लोग खींचे थे, समझो यहां तक ये है हमारा पहला लाइन जिसको हम इक्वेटर कहे। क्या कहे? इक्वेटर। इसके बाद यहां पर हम लोग एक रेखा खींचे, इसको कह दिए 23.5 डिग्री। क्या कह दिए? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या कह दिए? 23.5 डिग्री साउथ।
इसको क्या कर दिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कर दिए 66.5 डिग्री साउथ। लेकिन जैसे हम ऊपर बढ़े यहाँ पर इसको कहे नॉर्थ पोल, क्या कहे इसको नॉर्थ पोल, और इसको क्या कहे साउथ पोल। पर ये जो है ये लाइन है ही नहीं, ये क्या है एक बिंदु है, क्या है बिंदु है। ये पोल जो है ये एक्चुअल में क्या है एक बिंदु। क्या ये पूरा सर्कल बना पाया है? तो बिंदु भी अपने में एक सर्कल है, पर वो तो है तो बिंदु, वो पूरा सर्कल नहीं है। इसीलिए हम लोग इस पोल को यानी 90 डिग्री को इधर और 90 डिग्री इधर को हम लोग सर्कल नहीं मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं इसको बिंदु पॉइंट मानते हैं। इसीलिए नंबर्स में गड़बड़ी होता है। अभी कैसे होता है अभी बताएंगे, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। इसलिए नंबर्स में गड़बड़ी होता है। यहाँ कुल अक्षांशों की संख्या जब पूछा जाएगा तो वहां गड़बड़ी हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं जो बचा हुआ है कि वह रेखा जो ग्लोब को दो गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी में बांटता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे उसको भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी ये 0 डिग्री ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, सही बात है गलत बात है, सही बात है। ये एक दूसरे के समांतर होती है और दोनों के बीच में दूरी हमेशा कितना होगा 111 किलोमीटर। और इसको क्या कहेंगे जॉन कहेंगे। क्या कहेंगे जॉन, होगा कहीं आएंगे तो वहां चर्चा करेंगे। कुल अक्षांश रेखा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है और यहाँ बच्चा अक्सर गलती करता है, कई किताबों में ये गलत दिया रहता है, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना। अभी तुरंत हम चर्चा किए कि बीच वाला एक होगा 0, क्या होगा 0, इसके ऊपर आएंगे कितना 90 तक, यहाँ कितना है ये 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री, और नीचे भी कितना है 90 डिग्री। तो 0 के ऊपर कितना गए 90 और 0 के नीचे कितना है 90। अब जोड़ोगे तो ऊपर 90 और नीचे 90, 180 और एक 0 तो 181, ठीक है। लेकिन हम बताए कि जो पोल्स है 90 डिग्री है वो एक्चुअल में एक सर्किल नहीं बल्कि एक पॉइंट है। इसीलिए अगर रेखा पूछी जाए तो रेखा का निर्माण किया वो नहीं किया, वो तो पॉइंट है, इसलिए वो रेखा का निर्माण नहीं करता है। इसीलिए अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि बताओ टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 नहीं बल्कि 181 माइनस 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 179। अब बोलोगे कैसे, तो उत्तरी गोलार्ध में 89, उत्तरी गोलार्ध में क्यों भैया, क्योंकि 90 वाला जो है यह रेखा नहीं है बल्कि एक पॉइंट है। वैसे ही भूमध्य रेखा की संख्या 1 और दक्षिण गोलार्ध में फिर 89, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 179, कितना हो जाएगा 179। इसीलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर एक कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे 179। अगर ऑप्शन में ये एग्जाम में आ चुके हैं और बच्चा गलती करके आता है मार देता है, सबसे पहली बात जो हल्का फुल्का पढ़ा है वो तो 180 मार देता है, कितना मार देता है 180। जो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा है वो मारता है 181, कितना मारता है 181। 90 ऊपर 90 नीचे और एक 0 डिग्री, तो टोटल हो गया 181। पर ये आंसर भी गलत है। अगर सिंपल पूछा हुआ है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, आंसर होगा 189 नहीं 79, 179, 179, 79, 80, ठीक है 179 कितना होता है 179, 179, कोई दिक्कत। लेकिन दूसरा सवाल अगर पूछ ले कि दोनों पोल्स के सहित, यहां सवाल कैसे आएगा, ध्रुवों सहित अक्षांशों की संख्या कितनी है, अब आंसर हो जाएगा 181, कितना हो जाएगा 181। तो ध्रुव सहित अक्षांशों की संख्या कितनी है 181। अब यही एक लाइन ये हटा देता है और लिख देता है किताबों में अक्षांशों की संख्या कितनी है 181। ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है, ये आधा अधूरा सही होता है, ठीक है। क्या तुमको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्यों नहीं है ये भी तुम जान लिया। 181 क्यों नहीं है, क्योंकि दो उसमें ऐसी रेखा का नाम है जो कि एक्चुअल रेखा नहीं है बल्कि पॉइंट है, वो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों पॉइंट है, इसलिए वो रेखा नहीं गिनी जाती है। इसीलिए 0 डिग्री के ऊपर 89 लाइंस और 0 डिग्री के नीचे 89 लाइन, टोटल देखोगे तो 0 डिग्री एक लाइन हो गया, 89 ऊपर 89 नीचे, तो कुल हो गया 179। लेकिन अगर दे दिया कि पोल्स सहित यानी ध्रुवों के सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है 181। क्या किसी को तकलीफ यहाँ समझने में, अगर ये समझने में किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे फंसोगे नहीं अगर पढ़ोगे अच्छे से तो, ठीक है। चलो इसके बाद है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अभी तो बोले थे इसको कहते हैं जॉन, क्या कहते हैं इसको जॉन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जॉन, और ये कितनी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम बताओ, कौन बताएगा, तुम बताओ
ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच का दूरी कितना होगा? ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच का दूरी कितना होगा? कितना होगा? 181। ध्रुवों पर अभी क्या बताए, चाहे ध्रुव पर जाओ कि भूमध्य रेखा पर आओ, दो अगर रेखा है। अच्छा, लास्ट वाला कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, बोल दिया पॉइंट है। अरे भैया पॉइंट है तो क्या हुआ, ये पॉइंट है, लेकिन इसके बाद जो रेखा होगा उससे जस्ट नीचे, मतलब 90वां रेखा पॉइंट बन गया, और उसके जस्ट पहले होगा 89th रेखा। तो इस 90 और 89 के बीच में कितना दूरी होगा? 111। 90 के बाद कोई दूरी ना है, तो 90वां रेखा जो है वो रेखा ना होकर एक पॉइंट हो गया है, लेकिन जो 89 और इसके बीच में दूरी है वो 111 है। तो 0 और 1 डिग्री के बीच में दूरी देखोगे तो भी कितना होगा? 111। और 89 और 90 के बीच में देखोगे तो भी कितना होगा? 111। यही सवाल तो हम किए थे कि ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच का दूरी कितना होगा, तो 111। ध्रुवों पर दो अक्षांशों देशांतरों के बीच का दूरी कितना होगा? 0। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि मिल जाएगा। और इक्वेटर पर दो देशांतरों के बीच का दूरी 111.3। वहीं पर इक्वेटर के पास दो अक्षांशों के बीच का दूरी 111। ध्रुवों के पास दो अक्षांशों के बीच का दूरी 111। हर जगह आंसर समान होगा। क्या समझ में आ गया ये बात? ठीक है, चलो अब है कुछ फैक्ट्स जिसको याद रखोगे। वह महादेश जिससे तीनों रेखा कर्क, विषुवत व मकर गुजरती है, ये बता दिए। ये तीन रेखा, ये नाम याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट, आगे चल के यही सब यूज होगा कि 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा। अब एक ऐसा महादेश, अब जैसे मैप स्टार्ट होगा तुम लोग का धीरे धीरे समझते जाओगे। अभी उधर जो पीछे है उसके सामने में एक मैप है, देखो एक ऐसा महादेश जो इक्वेटर पर अवस्थित है, ऊपर भी है इक्वेटर से और नीचे भी है बराबर बराबर मात्रा में। एक महादेश दिखेगा, वो है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। तो वह महादेश जिससे तीनों रेखा यानी कर्क, विषुवत और मकर गुजरती है, वह है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब याद रखोगे। एक महादेश जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है वह है अफ्रीका। बाकी सब जितना भी है वो ऊपर वाले में देखोगे तो कर्क रेखा गुजरेगा, उत्तरी गोलार्ध वाला, दक्षिण गोलार्ध वाला देखोगे तो मकर रेखा गुजरेगा, लेकिन तीनों रेखा और बीच वाला जो है विषुवत रेखा, तीनों एक साथ किसी अन्य महादेश में नहीं गुजरता है। महादेशों की संख्या 195 है। कितना है? 7 है। अच्छा, 195 क्या है? अच्छा, देश है। ठीक है, हमको लगा महादेश है। पता है कि नहीं ये सब जी? महादेश कितने हैं? अच्छा, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महादेश महाद्वीप एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो महादेश और महाद्वीप एक ही हुआ। इसकी संख्या है 7 और महासागरों की संख्या है 5। अभी पूछ लेंगे तो कितना आदमी का पसीना निकलने लगेगा कि महासागर 5 कौन कौन है। कौन कौन बता पाएगा? हाँ ठीक है, बताओ, तुम बताओ। हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। 4 का नाम सबको बता रहा था। ये जो 5वां नाम है इसमें आत्मा हिलने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जनरली कहीं पढ़े हुए नहीं रहते हो। ठीक है, तो महासागर जो है वो है 5। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये 5 महासागर है। और महाद्वीप है 7। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलो, तो एक ऐसा महादेश जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं, क्या कहते हैं उसको? अफ्रीका। अब अगला है वह नदी जो 2 बार काटती है। ठीक है, हाँ, काटने में एक्सपर्ट होती है नदियां। ठीक है, जानते ही हो। तो एक बार से संतुष्टि नहीं हुआ तो 2 बार काटी। ठीक है, एक एक नदी है जो इन बेचारों को, कर्क रेखा को, विषुवत रेखा को और मकर रेखा को कितनी कितनी बार काटती है? 2 बार। इसीलिए बोलते हैं कि एक ही बार में समझ जाओ, नहीं समझोगे तो दोबारा फिर वही हालत होगा जो पहली बार हुआ था। ये बेचारा नहीं समझा। तो एक ही नदी, दूसरी नदी रहती है तो कोई अलग बात है, एक ही नदी से 2 बार धोखा मिला है इसको। ठीक है, याद रखना, इसमें जो कर्क रेखा है उसको धोखा देने वाली भारतीय ही है। ठीक है, भारतीय, हम किसी से कम है के? ठीक है, तो नाम है इसका माही। क्या नाम है? माही वह लड़की है जो बेचारे कैंसर पीड़ित को 2 बार धोखा दे रही है। ठीक है, कर्क रेखा, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली लाइन जो उसका नाम है माही। ठीक है, माही।
किसी का नाम माही होगा तो बोलने मत लगना उसको कर से, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, कहाँ की नदी है? भारत की, वो भी गुजरात, ठीक है। तो याद रखोगे भारत, ठीक है, भारत। माही नदी कहाँ की नदी है? भारत की। इसके बाद है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो। कौन सी नदी है? कांगो। विषुवत रेखा को 2 बार, अच्छा ये कहीं को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझना कि ये जो है यह विषुवत रेखा, तो एक ऐसी नदी जो इसको 2 बार काट देती है, समझना क्या? यानी चलेगी, पहले एक बार काट दी, फिर दोबारा कहीं ना कहीं और से मुड़ के काट दे। तो ऐसे ही हम लोग को याद रखना है, वैसी रेखा, वैसी नदी जो इसको 2 बार काट रही है, एक बार काट के गई फिर वापस आके काट गई, एक बार में संतुष्टि नहीं मिला, ठीक है। तो याद रखना विषुवत रेखा को कौन? कांगो। कहाँ की नदी है कांगो? अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महादेश की। कहाँ की है? अफ्रीका महादेश। आगे चल के नदी जब पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे हम लोग। कांगो, इसी का दूसरा नाम जायरे नदी भी है। क्या है? जायरे, ठीक है। तो याद रखोगे दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो कांगो नदी या जायरे नदी किसको 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को। किसको? विषुवत रेखा को। अब जो अगला है इसका नाम बड़ा बढ़िया है, मकर रेखा का, लिम्पोपो। क्या नाम है इसका? लिम्पोपो, ठीक है। तो याद रखोगे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, यही है ना जे? पोपो, ठीक है, लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। अच्छा ये कहाँ बहती है लिम्पोपो नदी? ये भी अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है। तो एक नदी एशिया की है, ठीक है, एशिया में भारत की, उसका नाम है माही। क्या नाम है? माही। बड़ा खतरनाक नाम है, ठीक है। ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। विषुवत रेखा को कांगो, विषुवत रेखा को कांगो, और मकर रेखा को लिम्पोपो। ये दोनों नदियां जो है ये कहाँ बहती है? अफ्रीका में। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। लेकिन माही नदी जो है ये एशिया में, भारत में बहती है। क्या ये याद हो गया? वह नदी जो कर्क को 2 बार काटती है, माही नदी। वह नदी जो मकर को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। वह नदी जो विषुवत को 2 बार काटती है, कांगो। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों को, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। अब यहां जाएंगे 1 2 3 4 करते करते 90 पहुंचेंगे, यहां भी 1 2 3 4 करते करते 90 पहुंचेंगे। तो दोनों गोलार्धों में, ठीक है, जैसे ये हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, यहां से ऊपर आएंगे 30 डिग्री, ठीक है, 30 से 35, और यहां भी नीचे जाएंगे 30 से 35। इन अक्षांशों को कहा जाता है अश्वक्षांश। क्या कहा जाता है? अश्वक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। अभी आगे चल के जब तुम लोगों को पवनों का चर्चा करेंगे, पवन पढ़ाएंगे, पवन चैप्टर है, यानी हवाएं, जब हवाओं का चर्चा होगा, विंड का चर्चा होगा, वहां इसको समझाएंगे क्यों कहा गया, नहीं किया गया, सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। कि दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों को क्या कहा जाता है? अश्वक्षांश, ठीक है, अश्वक्षांश, ठीक है, अक्षांश, यानी अंग्रेजी में हॉर्स लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों नाम पड़ा, क्या कारण था, ये सब कहानी बताएंगे। आज लेट हो रहा है, आज उधर थोड़ा डार्क जोक में निकल गया इसलिए इधर आ जाओ, ठीक है। चलो, तो दोनों गोलार्धों में अभी ये टॉपिक बचा हुआ है, ये पवन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? अश्वक्षांश। क्या कहा जाता है? अश्वक्षांश, ठीक है। अक्षांश जिसके पास मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक है वो है 23 डिग्री। कौन सा है? 23 डिग्री। ये सब रट जाना अभी, ठीक है। 23 डिग्री जो अक्षांश है दोनों गोलार्धों में, इसके पास मरुभूमि होने का चांस, मरुभूमि मतलब मरुस्थल, तो मरुस्थल कहीं ना कहीं तो अवस्थित है। अभी आगे चल के तुमको ये भी पढ़ाएंगे कि बताओ किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा मरुभूमि ज्यादा हो सकता है कि पूर्वी हिस्सा हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सब समझाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ याद रखना कि अगर हम लैटिट्यूड्स का चर्चा करेंगे तो किन अक्षांशों के आसपास मरुभूमि होने का चांस बहुत है? कौन सा? 23 डिग्री। कौन सा? 23 डिग्री है ना इसमें? हाँ है, ठीक है। अक्षांश जिसके आसपास मरुभूमि होने का खतरा सबसे अधिक है वो है 23 डिग्री। अभी अब तुमको अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो भारत का देखो, भारत में मरुभूमि कहाँ है? राजस्थान, 23 डिग्री के जस्ट ऊपर है ना। तो पूरे दुनिया में देखोगे तो सबसे अधिक मरुभूमि होने का खतरा जो है वो कहाँ है? 23 डिग्री के पास। 23 डिग्री पे होगा एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, इसके आसपास होगा, ठीक है। तो याद रखोगे अक्षांश जिसके पास मरुभूमि होने का संभावना सर्वाधिक है वो है 23 डिग्री। 30 और 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में क्या कहेंगे इसको? अश्वक्षांश। कई बार यही पूछ लेता है अश्वक्षांश किसको कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35, दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35, दोनों गोलार्ध में 30 से 35। तो आंसर क्या होगा? दोनों गोलार्ध में, ठीक है। चलो, इसके बाद है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड। अभी थोड़ा चर्चा किए थे, क्या कहेंगे इसको? ग्रिड, ठीक है। क्या कहेंगे? ग्रिड।
अक्षांश देशांतर के जाल को ग्रिड कहेंगे। जो नोट्स में नहीं होगा उसको ऐड कर लेना, ठीक है। ग्लोब पर किसी स्थान को ढूंढने के लिए अक्षांश व देशांतर का जो संख्यात्मक मान होता है उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। हिंदी में निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक। हिंदी में लिख लेना निर्देशांक, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो हम लिख देते, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक। अरे सचमुच जगह नहीं है, तुम लोग सोच रहे हैं कि स्पेलिंग नहीं आ रहा है। जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, नहीं तो हम लिख देते, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स, और हिंदी में निर्देशांक, ठीक है। स्पेलिंग बताना पड़ेगा क्या? लिख लोगे? लिख लोगे, ठीक है। चलो, तो किसी भी चीज का, चाहे तुम अपना ही क्यों ना बताओ, तुम अपना लोकेशन बता सकते हो। किसके से? सारे से कोऑर्डिनेट्स के सारे। अब यहाँ जैसे है, यहाँ क्रॉस ग्रिड बनेगा, ठीक है, जाल बनेगा। अच्छा, हम लोग एक एक जो बोले उसके बीच में भी तो छोटा छोटा बना सकते हैं। जैसे बताए कि एक यहाँ पे अक्षांश है, दूसरा अक्षांश यहाँ है, बीच में 111 डिग्री है, पर हम बीच में भी तो छोटा छोटा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी को तो पॉइंट में बोलते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? तो बड़े वाले को बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री। जैसे 1 डिग्री से दूसरा डिग्री, ठीक है। पहला ये 0 डिग्री, पहला ये क्या बोले? ठीक है, पहला ये जो है ये 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर यहां पर एक लाइन खींचे, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। लेकिन इसके बीच में भी तो हम बांट सकते हैं ना छोटा छोटा। तो इसके बाद डिग्री के जस्ट बाद जो बोलेंगे वो बोलेंगे मिनट। क्या बोलेंगे? मिनट, ठीक है, मिनट। अगर तुमको मान लो 1 डिग्री के बाद कुछ अगर बोलना है, जैसे तुम लोग घंटा, मिनट, सेकंड बोलते हैं ना, हम लोग सेम यही बोलते हैं यहाँ पे भी, घंटा, मिनट और सेकंड। बोलोगे कितना घंटा हुआ है? तो 8 घंटा। 8 घंटा एग्जैक्ट हमेशा हो जरूरी तो नहीं है, तो बोलोगे 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट में ही हुआ, ये जरूरी नहीं है एकदम एग्जैक्ट टाइम बोलना है। बोलोगे 8 घंटा 20 मिनट 14 सेकंड, ये ना बोलोगे। वैसे यहाँ बोलते हैं कि 1 डिग्री 20 मिनट 13 सेकंड। यहाँ भी मिनट और सेकंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनट और सेकंड। इसलिए तुम देखा होगा कि कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 अंक में अलग अलग चीजों में डिवाइड होगा, ठीक है। हम हाँ, इसको पढ़ने के लिए भी बहुतों को सीखना पड़ता है, नहीं तब जानते हो। जैसे मान लो हमें कोऑर्डिनेट लिखे, ठीक है, 84 डिग्री 12 मिनट और 14 सेकंड, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग भागों में बटा रहता है। यही हो गया इसमें डिग्री बड़ा वाला, इसके बाद वाला मिनट, और ये सबसे छोटा वाला सेकंड। समझ में आया? जिस तरह से यहाँ घंटा, मिनट, सेकंड होता है, वैसे घंटा की जगह क्या कर दोगे? डिग्री। तो डिग्री, मिनट और सेकंड, ठीक है। और यही तुम्हारा अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, प्रयोग। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि बताओ अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किस लिए होता है, तो पोजीशन के लिए, जानने के लिए। किस लिए? पोजीशन के लिए। अभी तो यहाँ चर्चा किए थे ग्लोब पर किसी स्थान को ढूंढने के लिए। ये स्थान को ढूंढने के लिए मतलब किसी को पोजीशन करने के लिए कि कौन कहाँ है। अगर अक्षांश और देशांतर दोनों का समग्र इस्तेमाल पूछा जाए, मेन इस्तेमाल पूछा जाए, तो पोजीशनिंग के लिए। किसके लिए? पोजीशनिंग, मतलब पोजीशन ढूंढने के लिए। ये तो हो गया। लेकिन दोनों का अलग अलग अगर कभी एग्जाम में आए तो उसका सेंस कुछ और होता है। क्या होता है कि अक्षांश का मुख्य रूप से किसके लिए? तो दूरी के लिए। किसके लिए? दूरी के लिए। ऑब्वियस है, जब देशांतर पढ़ा रहे थे वहां बताया कि 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को तिथि रेखा कहते हैं। तो तिथि भी तो समय का ही एक अंग है। यानी मुख्य रूप से देशांतर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए? समय को जानने के लिए। किसके लिए? समय को जानने के लिए। वैसे ही हम लोगों का जो मेन लोकेशन होता है अपने ग्लोब पर, वो या तो उत्तरी गोलार्ध होता है या दक्षिणी गोलार्ध होता है। और इसी को हम बोलते हैं स्थान का कितना दूरी पर कौन अवस्थित है, क्योंकि दूरी हमेशा बराबर होगा। जैसे मानो कि 2 अक्षांशों के बीच का दूरी हमेशा बराबर है, तो हमको डिसाइड करना काफी आसान हो जाएगा कि किस जगह पर है। जैसे देशांतर को अगर दूरी के लिए इस्तेमाल करोगे तो एक देशांतर पर अगर कोई खड़ा यहाँ है और कोई यहाँ है तो दूरी अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पर अगर तुम बोलते हो कि ये 2 डिग्री पर अवस्थित है, इसका मतलब 0 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में पूरे ग्लोब पर हमेशा डिस्टेंस एक ही होगा। तुम बोल सकता है कि वो इक्वेटर से कितने दूरी पर है। नहीं समझ में आया? अगर कोई बोला कि कोई 2 डिग्री पर अवस्थित है, मैं 2 डिग्री पर खड़ा हूं, दुनिया में कहां खड़े हैं हमको नहीं पता, पर हम तुमको फोन करके बोले कि हम 2 डिग्री पर खड़े हैं। अब तुम भूमध्य रेखा से मेरा एग्जैक्ट दूरी बता सकते हो, कितना है मेरा? 222 किलोमीटर। कितना है? 222 किलोमीटर। अब हम बोलते हैं कि हम 2 डिग्री देशांतर पर खड़े हैं, क्या तुम मेरा दूरी बता सकते हो? कहाँ है हम 2 डिग्री पर? नॉर्थ पोल के पास, साउथ पोल के पास हैं कि इक्वेटर के पास हैं? और हैं भी तो
किस चीज से लोकेशन हमको ट्रेस कर पाएगा, मतलब इक्वेटर से कितना दूर पे है ये भी नहीं पता है, ठीक है। अब इस रेखा पर कहाँ है ये भी नहीं पता है, तो कुछ नहीं पता चल पाता है दूरी का। इसीलिए अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि दूरी को ज्ञात करने के लिए मुख्य आधार क्या है, लेटीट्यूड, क्या है, लेटीट्यूड, और समय को डिसाइड करने के लिए मुख्य रेखा क्या है, देशांतर। क्या समझ में आ गया? यही एग्जाम में भी पूछ लेगा कि बताओ अक्षांश रेखा का मुख्य कार्य क्या है, तिथि डिसाइड करना, दूरी डिसाइड करना, ठीक है, या कुछ और दे देगा, तो आंसर क्या होगा, दूरी, ठीक है। तो दूरी के लिए अक्षांश और समय के लिए देशांतर, ठीक है। दूरी के अलावे हम इसका जलवायु निर्धारण में भी डिसाइड करते हैं कि क्यों जलवायु निर्धारण कैसे हो गया। देखो बताए थे कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है इस पर सूर्य सीधी रेखा में आती है किस तारीख को, हथौड़ा लेके मारेंगे तुम लोग को, 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ सूर्य आए, मतलब आया, उसके बाद सूर्य कहाँ जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगा कि ठंडी होगा, गर्मी होगा। फिर कहाँ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। क्या ये सीजन डिसाइड किया ना, और इसी सीजन के लॉन्ग अवधि के ड्यूरेशन को, जहां पे एक प्रकार का सीजन रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, जलवायु। इसीलिए क्या जलवायु के निर्धारण में दो चीज डिसाइड मुख्य रूप से करेगा कि सूर्य का प्रकाश कितना पड़ रहा है और उसकी समुद्र से दूरी कितनी है, और इसी को डिसाइड करने के लिए मुख्य रेखा जो हमारे पास वो क्या है, लैटिट्यूड, क्या है, अक्षांश रेखा। इसीलिए जलवायु निर्धारण में, इसीलिए आगे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो है तुम्हारा टेम्परेट जोन, टेरोइड जोन, ये सब पढ़े हो ना, ठीक है। कटिबंध नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे। अगला टॉपिक जो है वो कटिबंध, कि किसको हम क्या कहते हैं। तो दोनों गोलार्ध में अगर पूछा जाए कि दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर ये बोला जाए, या मोटा मोटी 30 डिग्री तक हम लोग मान लेते हैं, कहाँ था, 30 डिग्री तक, कि दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री तक को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि यहाँ धूप सबसे अधिक पड़ता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी। अभी अगला टॉपिक यही है, कल यही हम लोग पढ़े, कल या परसों यही पढ़ेंगे। कल तो शायद समय रेखा होगा ना, ठीक है, समय रेखा के बाद यही होगा। ये इसलिए बोले सारा इंपॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंध क्योंकि यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ेगा। उसके बाद उपोष्ण जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं, उपोष्ण, क्योंकि वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ रहा है ना ज्यादा ठंडी पड़ रहा है। उसके बाद फ्रिजिड जोन मतलब शीत कटिबंध, ठीक है। उपोष्ण नहीं है, शीतोष्ण, अच्छा नहीं, उपोष्ण तो दूसरा हो गया। अभी हम लोग तीनों का चर्चा करेंगे। यहां से यहां तक को बोलेंगे उष्ण कटिबंध, उसके बाद को बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद को बोलेंगे शीत कटिबंध। ये उपोष्ण जो बोला इसका चर्चा बाद में करेंगे। उपोष्ण क्या है, वो बीच में एक छोटा सा पट्टी आता है, उष्ण और शीतोष्ण के बीच में ही आता है उपोष्ण। क्या आता है, उपोष्ण। शीतोष्ण का स्न ले लिया और उष्ण का उ ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, उपो ले लिया, तो उपोष्ण कहते हैं उसको। यानी जैसे ही उष्ण कटिबंध खत्म होगा, अचानक से ठंडा शुरू तो नहीं होगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां ठंडा और गर्मी दोनों बराबर मात्रा में, उसे कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं, उपोष्ण। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, शीतोष्ण, जहां पे ठंडी है। उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा शीत, जहां पे भरखर ठंडा है। समझ में आ गया। यानी पोल्स पर अगर पूछेगा तो क्या होगा, शीत कटिबंध। ये कटिबंधों को डिसाइड करने के लिए, जिसको नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेना, ये टॉपिक रखा हुआ है तो हम खाली बता रहे हैं तुमको। इन कटिबंधों को डिसाइड करने के लिए अक्षांश प्रयोग में आता है देशांतर। अक्षांश क्या आता है, अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हमारा ठंडा और गर्मी में भी बढ़ता घटता चला जाएगा। तो 0 डिग्री पर सबसे अधिक गर्मी, ठीक है। अगर अच्छा हम बार बार भूल जाते हैं जी, मेरे पास यंत्र है, भूल जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ, यहाँ। अभी अगर ये रहते तो हमको इतना बोलना नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र ये पूरा गर्मी वाला क्षेत्र है, ठीक है। इससे हाँ उष्ण कटिबंध इसी को कहते हैं। इससे ऊपर इतना सा तुरंत तो ठंडा शुरू नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसा जगह होगा जहां गर्मी और ठंडा बराबर मात्रा में होगा, मतलब गर्मी भी ठीक ठाक है और ठंडा भी ठीक ठाक है। इसी को क्या कहेंगे, उपोष्ण। क्या कहेंगे, उपोष्ण। उसके बाद ठंडा बढ़ता चला जाएगा, इसको कहेंगे शीतोष्ण। लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत ठंडा, मतलब हर चीज जमा ही रहता है, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिजिड। क्या कहते हैं, फ्रिजिड, जमा हुआ। और हिंदी में कहते हैं शीत। क्या कहते हैं, शीत। यहाँ पे वनस्पतियां ना के बराबर होती है, ठीक है। ये पूरी तरह से जमा हुआ है, ना लाइव देखने को ज्यादा मिलेगा ना कोई वनस्पति मिलेगा, पूरी तरह से खाली क्या नजर आएगा, बर्फ। इसी को कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। तुम देखा ये हम लोग डिसाइड कैसे कैसे करना है, इक्वेटर सॉरी अक्षांश पर या देशांतर पर, अक्षांश पर। इसलिए बोले कि जलवायु, और इसी के आधार पर जलवायु निर्धारित होता है, ठीक है। कि यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ का जलवायु कैसा है। हम लोग जलवायु ऐसे ऐसे डिसाइड नहीं करते, हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं
कि बताओ भारत का जलवायु कैसा है, चीन का जलवायु कैसा है, रूस का जलवायु कैसा है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हो, अक्षांश के हिसाब से जलवायु का निर्धारण होता है। इसीलिए अक्षांश का प्रयोग दूरी के निर्धारण में और जलवायु के निर्धारण पे, लेकिन देशांतर का प्रयोग समय और तिथि के निर्धारण में। क्या आज जितना पढ़ा सब समझ में आया? कोई ऐसा जिसको लगा हो समझ में नहीं आया? जिसको ऐसा लगता है कई बार छोटा छोटा बात कि दूसरे के सामने पूछेंगे बेइज्जती महसूस हो जाएगा, याद रखो तुम मूर्ख है। ठीक है, अपना छोटा डाउट भी अगर ऐसा लग जाए कि सब समझ लिया, सिर्फ हम ही नहीं समझे, तो हमसे अकेले में आके पूछ लिया करो। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि ये डाउट हो सकता है और कईयों को हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है तो पूछ लिया करो। अगर बहुत छोटा स्तर का होगा तो हम तुरंत बता देंगे, और ऐसा होगा कि समय लगेगा ज्यादा और सबका समय बर्बाद होगा तो हम बोलेंगे आके ऑफिस में समझ लेना। लेकिन समझते हुए जाओ, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, छोड़ दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार फटाफट इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे। देशांतर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण जोड़ने वाली खड़ी रेखा को देशांतर। प्रधान या उत्तर रेखा से पूर्व और पश्चिम वाली रेखा को देशांतर। ठीक है, क्या ये रेखा समांतर होती है? नहीं। बोलोगे क्यों नहीं? इक्वेटर पे बड़ा है और पोल्स पे जाके मिल जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को और क्या क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर, ग्रीनविच और समय रेखा। 180 डिग्री को क्या कहा जाता है? तिथि रेखा। कुल देशांतरों की संख्या 360। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे। दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है? कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर ये अधिकतम दूरी कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अक्षांश आ जाओ। ग्लोब पर पड़ी रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम दौड़ने वाली वृत्ताकार रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। ग्लोब पर इक्वेटर के उत्तर में अवस्थित रेखा और दक्षिण में अवस्थित रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा में 3-4 इसका नाम तुमको जानना चाहिए। 0 डिग्री को 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, आर्कटिक वृत्त, और 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ, न करें 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री साउथ साउथ पोल। ठीक है, सबको पता है इतना सा। वह रेखा जो ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी, भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, सही है कि नहीं है? सही है। दोनों के बीच में दूरी कितना होता है? 111 मीटर। क्या कहलाता है? जोन। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। कॉन्फिडेंस के साथ, किसी ऐसा नहीं कि गुचुर पुचुर कर रहा है, होता भी है नहीं भी होता है, सबूत के साथ होता है। कैसे होता है? क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऐसे रेखाएं जो एक्चुअल में रेखा नहीं है, वो पॉइंट है, वो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस दोनों को अगर छोड़ देते हैं तो 89 उत्तरी गोलार्ध में और 89 दक्षिणी गोलार्ध में, बीच में एक भूमध्य रेखा। टोटल हो गया 89 + 89 + 1 यानी 179। लेकिन अगर दोनों ध्रुवों को जोड़ लेंगे तो 181। वह महादेश जिसे कर्क, मकर और विषुवत तीनों गुजरती है, अफ्रीका। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। ऑर्डर में हम पूछे जो बोल रहा है लिम्पोपो। ठीक है, और विषुवत रेखा को कांगो। विषुवत रेखा को कांगो। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? अक्षांश जिसके पास मरुभूमि होने का चांस काफी अधिक है, 23 डिग्री। ठीक है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड। जिस नंबर से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नंबर से किसी को पोजीशन कर सकते हैं उसको कोऑर्डिनेट। अक्षांश का मुख्य प्रयोग दूरी और जलवायु कहते हैं। देशांतर का मुख्य प्रयोग, और अक्षांश और देशांतर दोनों का समग्र रूप से प्रयोग पोजीशन में, यानी ग्रिड का प्रयोग पोजीशन जानने के लिए। ठीक है।